Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and today we have Yashwant Kumar, who has qualified CLAT as well as ELIT this year. So congrats, Yashwant. How do you feel? इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जो ड्रीम मैंने और मेरी फैमिली ने देखा था 2 साल पहले जब मैंने क्लास 10th को के बाद क्लैट का ऑप्शन चूज़ किया था, आज वो ऐसा ड्रीम पूरा हो गया। ओके जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लॉ एस्पिरेंट जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ताकि वो लॉ में अपना एक अच्छा कैरियर बना सके, तो उसका गोल यही होता है कि वो ईदर ऑफ दीज 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाए, या नहीं तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ज्वाइन कर पाए या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर ज्वाइन कर पाए। और ये बहुत ही कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और जिनके पास ऑप्शन होता है कि वो इन दोनों में से किस कॉलेजेस में फाइनली सेटल होंगे। और यशवंत कुमार जो मेरे बगल में आज बैठे हुए हैं, वो भी उसमें से एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास ऑप्शन था कि वो प्रॉपरली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दोनों में से किसी भी जगह एडमिशन ले सकते थे। लेकिन फाइनली यशवंत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर को ही चुना और प्रॉपरली इनका एडमिशन वहाँ हो चुका है और नेक्स्ट मंथ इनका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। सो यशवंत, ये जो जर्नी रहा है डेफिनेटली ईजी नहीं रहा है। प्रॉपरली आप एक बहुत ही छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। आप मसौरी से बिलोंग करते हैं, जो कि पटना के काफ़ी छोटा सा एक शहर है। तो उस शहर में रह के ये सपना देखना कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति, ये सारे कुछ को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली इस ऑडियंस को उस जर्नी पे ले जाएं कि मतलब कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे फर्स्ट टाइम आपको मालूम चला कि नहीं लॉ भी एक ऐसा करियर है। क्योंकि आपके फैमिली में जैसा मुझे पता है कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी का लॉ में, कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, तो आप फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट या जो भी बनेंगे, आप पहली बार बनेंगे अपने फैमिली से, राइट। तो कैसे ये सपना दिखा, क्यों ये सपना दिखा और कैसे आप इस जर्नी पे स्टार्ट की? सो क्लास 10th के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया उस टाइम पे वो ये था कि उस टाइम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, वहाँ पर पढ़ाने के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। सो इसी बीच मुझे पता चला IDIA के बारे में। सो IDIA के बारे में जब मैंने पता किया तो मुझे उनके बारे में कॉन्टैक्ट नंबर मिला फेसबुक से। फेसबुक पर एक IDIA बिहार चैप्टर का एक पेज है। सो उससे मुझे पता चला और मैंने कांटेक्ट किया विवेक सर को। उस टाइम विवेक सर टीम लीडर थे। सो आपने मुझसे बात की थी उस टाइम और आपने बोला कि मुझे एक INET एग्ज़ाम देना होगा। जी। सो मैंने INET एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू लिया गया था। सो दोनों में मैंने क्वालिफाई किया था, दोनों में मेरा रैंक भी फर्स्ट था। सो उसके बाद मुझे एक IDIA ट्रेनिंग के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया और मेरा 2 साल प्रिपरेशन हुआ लीगालाइट में। सो इन 2 इयर्स में जो मैंने प्रिपरेशन किया उसमें सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था IDIA के थ्रू, लेकिन जो स्ट्रगल्स था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा स्कूल, मैंने जो क्लास 12th का अपना स्कूलिंग की है वो है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जहानाबाद से। सो मेरा स्कूल है मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और ये कोचिंग मेरा हो जाता था 30 किलोमीटर दूर पटना में। सो दोनों काफ़ी दूर थे और मेरे पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मैं नहीं हूँ कि मेरी फैमिली मेरे एकोमोडेशन पटना में कर सके। सो उसके लिए मुझे रोज़ पटना आना पड़ता था और एवरी सिंगल डे ही यूज्ड टू कम टू पटना। सो पटना आना जाना काफ़ी मुश्किल था और मुझे 2 घंटे आने जाने में लगते, 2 घंटे सिर्फ आने में लगते थे और उसके बाद फिर 2 घंटे जाने, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स मेरा पर डे आने जाने में लग जाता था। इसके साथ मुझे अपना स्कूलिंग भी कंटिन्यू करना था, स्कूल भी जाना होता था। सो वो एक काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस था मेरे लिए, और स्कूल जाना फिर स्कूल से डायरेक्ट पटना आना, मतलब कोई नॉर्मल मैं कह सकता हूँ कि नहीं पॉसिबल था। लेकिन मेरा अंदर इतना डिटर्मिनेशन था मेरा हार्ड कि नहीं, मुझे वो करना ही था, तो करना ही, चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन था और मुझे एक जज बनना, ये मैंने कोई सेकंड ऑप्शन इसके अलावा मेरे पास था ही नहीं। मतलब यही सिर्फ प्लान A था आपके पास, यही करना ही है, कोई प्लान B नहीं था इसके साथ। अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो उन्हें लगता है कि क्लैट के थ्रू सिर्फ एक ही कॉलेज में जाया जा सकता है, वो NLSI बैंक है। अगर मेरे घर पे कई बात भी होती है कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज निकला, तो मतलब वो लोग ऐसे बात करेंगे ना जैसे कि तुम्हारा बैंगलोर निकला, मतलब ऐसा, मतलब मेरे फैमिली के अंदर का इन्वायरमेंट मेरा मिल गया था कि एक मैं कह सकता हूँ काफ़ी हेल्प किया मुझे। मतलब एक अंदर से रहता था कि नहीं मुझे बैंगलोर ही निकालना है, मुझे बैंगलोर ही निकालना है। सो
मैं कह सकता हूँ उसमें हेल्प मिला है, और उसके बाद भी ये सब जितना भी स्ट्रगल हुआ वो सब मैं भूल जाता था एक तरह से। उसके सामने जो मेरे अंदर मोटिवेशन था, डिटर्मिनेशन था, उसके सामने ये सब कुछ नहीं लगता था। करना है तो करना है। सो मैंने उसी के अनुसार अपना लाइफ को अडेप्ट कर लिया कि नहीं अब जैसे होगा। तो क्या करता था मैं कि अपना बता सकता हूँ कि जो ट्रेन का भी जो आने जाने में जो मेरा टाइम लगता था, तो मैंने उसको अपना यूज़ करने लगा पढ़ाई में। मतलब वहाँ पर चाहे मुझे 90% टाइम मुझे खड़ा ही रहना पड़ता था। ट्रेन में कभी ऐसा नहीं था कि सीट मिल जाता था, सो खड़ा ही रहना पड़ता था। खड़े खड़े मुझे अपना बुक निकाल लिया, आराम से पढ़ते रह गए। जब कितना भी भीड़ हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं, अपना बुक निकाल के पढ़ने लगे, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसा करते थे जो कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो। सो मेरा ऐसा हैबिट हो चुका था। तो यही सब मतलब कह सकता हूँ कि हेल्प करता था। और काफ़ी लगता था कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों आखिर लोअर नेशनल यूनिवर्सिटी मुझे मिले। नहीं, मुझे लगता था कि मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे टॉप डिजर्व करना चाहिए। मतलब एक अंदर से फियर होता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे नेशनल लोअर वाला कोई कॉलेज मिले। सो कह सकते हैं ये सब लगा कि यही सब स्ट्रगल मुझको अंदर मोटिवेट करता रहा आगे चलकर। तो यशवंत प्रॉपरली जब सारा कुछ हो गया, जिस तरह के यशवंत ने बताया कि प्रॉपरली 3 प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट किया आईटीआई के साथ। एक आईनेट कंप्लीट किया, आईनेट का टेस्ट दिया, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू दिया क्वालिफाई करने के बाद, और लास्ट में एक बिहार चैप्टर की एक टीम गई इनके घर पे बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि प्रॉपरली क्या इनके यहाँ फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है कि नहीं। उसके बाद प्रॉपरली और फॉर्मली इनकी ट्रेनिंग जो है लीगलाइट में स्टार्ट हुई, जो कि लीगलाइट जो है वो IDIA का एजुकेशन पार्टनर है बिहार चैप्टर के लिए। तो प्रॉपरली इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो आपने बताया कि कितना ट्रांसपोर्टेशन में आने का जाने का कितना स्ट्रगल था, और ये मतलब स्ट्रगल ऐसा नहीं था कि आपको वीकली ट्रैवल करना है, नहीं, प्रॉपरली वीक में अगर 5 दिन क्लास हो रहा है तो 5 दिन इन्होंने ट्रैवल किया है। और उसके साइड बाई साइड इनका बोर्ड्स भी था, क्लास 11th भी था, सारा कुछ इन्होंने हैंडल किया है। तो एक बात बताइए कि प्रॉपरली आपका ये स्ट्रगल काफ़ी टाइम तक चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली लास्ट नवंबर में आपको मालूम चला कि पैटर्न चेंज हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट किए उस चीज़ के? एक्चुअली ये तो शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए कि मैंने 1.5 साल मेहनत किया है, अचानक से ये पैटर्न चेंज। काफ़ी मैंने मतलब मेहनत कर ली थी इसलिए कि, और उस पैटर्न पे मुझको लगता था कि मैं काफ़ी अच्छा मार्क्स भी स्कोर करूँ, काफ़ी मेहनत भी मैंने की थी उस पैटर्न पे। लेकिन ये जब चेंज हुआ तो मुझे तो आखिर मानना था कि हाँ चेंज हुआ है, अब उसी हिसाब से खुद का अडेप्ट करना था। सो मैंने ज़्यादा उसमें टाइम लगाया, बाकी स्टूडेंट्स को उसने टाइम लगाया सोचिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्लेन कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, इसको ये कर रहा है, तो आपने मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने एक्सेप्ट किया कि जो है अब यही है, और प्रॉपरली खुद को अडेप्ट कर लिया उसके ठीक। और इसके बाद सो शुरू में 1 महीना तो थोड़ा सा लगा, मुझे प्रॉब्लम हुआ, और क्योंकि ऐसा स्कूलिंग मेरा नहीं था कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। सब लोग कहते थे कि अब तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ्स आएगा, तो जो बिहारी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो लोग नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, ऐसा बहुत सारे बातें थे, मुझे सुनने में भी आते थे। थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी बात थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिहारी कुछ नहीं कर सकते। और मैंने कंटिन्यू रखा, अपना सारा प्रैक्टिस करता रहा, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जितना हो सकता है, जितना सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से न्यूज़पेपर से जैसे जैसे जितना भी पॉसिबल वेज था मुझको अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पर। सो मैंने काफ़ी उस समय मेहनत किया, और फाइनली मॉक में मेरा मार्क्स भी धीरे धीरे स्कोर अच्छा होने लगा। अराउंड 100-105 मैं नॉर्मली किसी मॉक में स्कोर करता था। सर लोग को मेरे ऊपर काफ़ी फेथ था, और उनके वजह से मैंने भी अपना मेहनत काफ़ी कंटिन्यू रखा, और IDIA भी सपोर्ट करता रहा इस बीच में। सो एक तरह से इन्वायरमेंट पूरा था मेरे साथ कि हाँ मैं मुझे करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए तो पूरा था मेरे पास। ये तो जो आपने अपना रिएक्शन बताया और कैसे आपने इस चीज़ पे अडेप्ट किया, ये तो प्रॉपर्ली था पैटर्न चेंज का। लेकिन इसके बाद एक धक्का और लगा। इस बार जो धक्का लगा वो किस चीज़ का था? लॉकडाउन का। 21 मार्च से पूरा इंडिया लॉकडाउन के अंदर था, और पहली बार मतलब किसी ने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब बहुत लोगों के लिए उनकी नॉर्मल जो लाइफ है, ये सब कुछ है, वो एक जगह कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली रुक सी गई थी। लेकिन ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि प्रॉपर्ली 2 साल से कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट प्रॉपर्ली मेहनत कर रहे थे, आपके मतलब एक मोमेंटम को कैसे इफेक्ट किया है? क्योंकि ऑब्वियसली अब डे इन डे आउट आ रहे थे तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, तो उस मोमेंटम में एक पॉज सा मानो लग गया। तो फिर कैसे आपका रिएक्शन था उस टाइम? उस टाइम तो एक रिएक्शन था कि अब कैसे होगा, मतलब अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस साल होगा कि अगला साल होगा, बहुत सारी बातें आई उस टाइम पे। सो मैं कह सकता हूँ कि 2-3 फैक्टर्स है जो कि मुझे लॉकडाउन में भी कंटिन्यू किया अपने स्टडी में। सो पहले तो मैं अपना कोचिंग का नाम लेना चाहूँगा लीगलाइट का। सो उन्होंने क्लास उस टाइम
बिल्कुल कंटिन्यू रखा। कभी कभी रात 9 से सुबह 4 बजे तक क्लास होता था। ऐसे तो हम लोगों का क्लास होता था पहले भी 11 बजे से शाम 4 बजे तक 5 बजे तक क्लास होता रहता था, लेकिन लॉकडाउन में भी ये कंटिन्यू रहा। ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारे सर ने, विवेक सर ने, आयुष सर ने ऐसा छोड़ दिया कि नहीं अभी एग्ज़ाम का कोई सर्टिनिटी नहीं है एग्ज़ाम होने का। सो ऐसा कोई बात नहीं था। और सेकंड जो बात था, मैं खुद का जो मेरा मोटिवेशन था, ऐसा लगता था कि ऐसे 50 स्टूडेंट, मेरा एक पर्सनल बात ये है कि मुझे लगता था कि 50 स्टूडेंट जो इस ऑल ओवर इंडिया में होंगे जो कि अभी भी पढ़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही एम था, NLS 5 बैंगलोर चाहिए मुझे, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो मुझे डर लगता था अंदर से कि कोई 50 स्टूडेंट जो होंगे जो कि अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, फिर पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। सो ऐसा फियर अंदर रहता था, और वही मुझको मोटिवेट करता था कि नहीं करो करो। फियर ही आपको गाइड, मतलब ये लग रहा था कि नहीं, अगर हम कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा जो इसी कॉलेज के लिए कम्पीट कर रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा, वो प्रॉपर्ली मेहनत कर रहा होगा। यही फियर आपको प्रॉपर्ली मोटिवेट करता था कि नहीं, आप पर डे इन डे आउट, इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप प्रॉपर्ली अपना डिसिप्लिन और प्रॉपर्ली अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, राइट। अब उसके बाद एग्जाम की इतनी बार पोस्टपोन हुई, उसके बारे में आपका मतलब क्या है? मैं कह सकता हूँ 4 बजे पोस्टपोनमेंट में थोड़ा सा तो लगता है, स्टार्टिंग में लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि एनी टाइम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उधर अपने घर में भी सपोर्ट करना होता है, और फैमिली बिजनेस भी है। सो लेकिन मैंने अपना सब जैसे अडेप्ट करने का एक हैबिट बन चुका था। ऐसे में इतना स्ट्रगल मैंने ऑलरेडी कर चुका था उस 2 साल में, बस में जाना, ट्रेन में जाना। सो उसके लिए मेरे सामने ये कुछ था ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। सो मैंने अपना रूटीन बना लिया था। सुबह मैं 4 बजे उठता था, सुबह 4 से 7 पढ़ता था, और सुबह में मैं मोस्टली जीके ही पढ़ता था, जो भी याद करने वाला चीज़ें, और रात फिर 6 से 10 4 घंटा, ऐसे टोटली मैं 7 to 8 आवर्स पर डे पढ़ लेता था। और वो मुझे लगता था कि 8 आवर्स कोई भी पढ़े ना, मैं किसी को भी एडवाइस देना चाहूँगा तो फेथ, फोकस और कंसिस्टेंसी, 3 चीज़ जो है ना वो क्लैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर 4 आवर्स पर डे भी अगर कोई पढ़ता है ना तो वो अच्छा मार्क्स ला सकता है। ऐसा नहीं कि कोई 12 आवर्स पर डे पढ़ रहा है, कोई एक दिन फिर अगला दिन होकर वो 2 घंटा पढ़ा है, तो ऐसा में जरूरी नहीं है कि उसका हो जाएगा। लेकिन जो अगर कंसिस्टेंट है क्लैट में, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जिसके ऊपर खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कि हाँ उनको वही करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आज क्लैट का प्रिपेयर कर रहे हैं, कल किसी और होटल मैनेजमेंट का प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ और का प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो लॉकडाउन में ऐसे हिम्मत हार गए और उन्होंने किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करना। लेकिन सर लोगों का मोटिवेशन का, खुद सर मुझे कॉल करते थे, बात करते थे मुझसे, तो बोलते थे कि नहीं यशवंत तुम ऐसा कर सकते हो, काफ़ी मोटिवेट करते रहे बीच में मुझे। और यही सब था कि मतलब सारे लोगों का मेहनत आज मुझको मतलब इस रैंक में लाया है। आज टॉप NLS बैंगलोर में मेरे जाने की वजह से ये सब लोग, इनके पीछे का मेहनत, मोटिवेशन सब है। यशवंत, एक और चीज़ कि ठीक है आप प्रिपेयर काफ़ी कर लिए, 2 साल की मेहनत थी, सब कुछ था, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना भी प्रिपेयर कर लो तो प्रिपरेशन में और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड आपको जज कर रहा है वो अल्टीमेटली रिजल्ट ही जज कर रहा है। मतलब कितना भी आप मेहनत कर रहे हो, कितने भी आप कंसिस्टेंट हो, कुछ भी आपका वर्क एथिक हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप प्रॉपरली डे को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेगा। आपकी स्टोरी मतलब एक गार्बेज हो जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब उस दिन की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? 28 सितंबर जिस दिन ये क्लैट की एग्ज़ाम हुई, उस दिन क्या चल रहा था आपके हेड पे? मैं बोलना तो चाहूँगा कि जो भी मैंने स्ट्रगल किया उसका कुछ भी उस दिन इफेक्ट नहीं आने दिया कि नहीं मैंने इतना स्ट्रगल किया इसलिए मुझे आज मेहनत करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं आने दिया उस दिन बात को। मेरा सिर्फ क्लियर एम था उस टाइम कि नहीं मुझे जाना है, बेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या है, क्या वो सब कोई भी बात, तीसरी बात को मैंने आने दिया, सिर्फ मैं और मेरा एग्ज़ाम और उसमें बेस्ट करना है, बस इसी बात को। हालांकि मैं एक इवेंट बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले खुद के दादाजी का डेट हो गया था उस टाइम पे। सो 1 मंथ में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और एग्ज़ाम भी 20 दिन बाद था। सो उसमें मैं उस इन्वायरमेंट में मैनेज करना पड़ा, क्योंकि फैमिली में काफ़ी उस टाइम आ गया था और सैडनेस का माहौल था पूरे घर में। सो काफ़ी बातें थी जो उस टाइम मुझे मैनेज करने पड़ी और उसके बीच भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ा। जब फाइनल डे आया एग्ज़ाम का तो सिर्फ 2 घंटे की बात थी। मेरा मेन मन में क्लियर एम था कि सिर्फ 2 घंटे बेस्ट करना है अपना, कहीं और फोकस, थर्ड कोई भी थॉट आना ही नहीं चाहिए माइंड में। इसके लिए मैं मेडिटेशन भी करता था, मेडिटेशन का प्रैक्टिस काफ़ी करता था। सो वो उसने हेल्प किया मेरा लास्ट डे में कि बहुत सारे लोगों को लगा कि जीके टफ आ गया या फिर कॉम्प्रिहेंशन टफ आ गया, इसके कारण उन लोगों का एग्जाम में थोड़ा ब्रेक हो गया कि थोड़ा सा वरी हो गया। तो होता है ना कि एक लगता है कि
अब हार्ड क्वेश्चन आ गया, अब कैसे बनेगा, एक वरीनेस का फियर थोड़ा सा अंदर में आ जाता है, वो उनका एग्जाम पे इफेक्ट आता है। लेकिन मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक सेक्शन भी अच्छा नहीं गया तो आप नर्वस हो गया, आपको जो नर्वसनेस जो था वो प्रॉपर्ली कंपाउंड करते चला जाता है, जैसे आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप जाते हैं तो। और वही कोई बच्चा अगर रिलैक्स्ड है, कोई बच्चा जो प्रॉपर्ली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिस किया है, तो वो सारे सिचुएशन से यूज्ड टू है, उसको पता है कि ये सिचुएशन में हम कैसे टैकल करेंगे, वो सिचुएशन में हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये होता है जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी एग्जाम के लिए कि किसी भी चीज़ के लिए फॉर दिस मैटर अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो, राइट। तो आयुष सर ने मुझे एक एडवाइस दिया था एग्जाम से पहले कि मैं जब भी एग्जाम दूँ ना, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगे या इजी लगे, तो हमको ये सोच के चलना है पूरे इंडिया के लिए हार्ड है, या कोई भी क्वेश्चन कोई इजी है तो कोई पूरे इंडिया के लिए इजी है। सो ये बात मेरे माइंड में क्लियर थी। सो हार्ड थोड़ा सा जीके आया उस टाइम, मुझको लगा कि हाँ ये सा जीके तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। सो मतलब थोड़ा सा लगा, तो मुझे फिर लगा कि नहीं, ये तो अगर ऐसा है, जब मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने इतना मेहनत करके प्रिपरेशन नहीं, मुझे लगता है कि इतना टफ आया है तो सबके लिए टफ होगा। सो मैंने उसको एक नॉर्मल कंडीशन के रूप में लिया और पूरा एग्ज़ाम को अच्छे से कंटिन्यू किया। और फियर एकदम बिल्कुल माइंड में रखा, उस टाइम मैंने रखा ही नहीं 2 आवर्स, और फाइनली मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और रिजल्ट जब आया तो पता चल गया। तो एग्जाम से निकलने के बाद क्या आपने एंटिसिपेट किया था कि कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा? एग्ज़ाम जब हुआ ना, उस टाइम जब मैंने जैसे मॉक्स प्रैक्टिस की थे, तो कह सकते थे कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को तो मैंने मैनेज कर लिया कि चलो इतना कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, लेकिन जीके पार्ट में मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ऊपर का लेवल का या इतना टफ लेवल का जीके आ जाएगा। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करता है वो भी कुछ नहीं बना कोई क्वेश्चंस, या इतना डीप में क्वेश्चन आ गया। सो वो थोड़ा सा एंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन मैंने मतलब प्रिपरेशन इतने वेज में की थी ना, अपना स्ट्रैटेजी किया, इतने स्ट्रैटेजीज के साथ किए थे ना कि उसको मैंने टैकल कर लिया, फाइनली अच्छा गया मेरा एग्जाम। और ईलेट के डे आपका क्या स्ट्रैटेजी था? बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि लोग बहुत ही मतलब पेशेंटली ये जानना चाहते हैं कि मतलब क्लैट का तो मतलब काफ़ी सारे लोग बताते हैं, लेकिन ईलेट के दिन आपका क्या स्ट्रैटेजी था? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि लेट्स से कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ईलेट के लिए है कि अगर आप दिल्ली या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं तभी और सिर्फ तभी आप ईलेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन लास्ट ईयर पूरे बिहार से एक भी बच्चे ने ईलेट क्वालिफाई नहीं किया था, एक भी बिहार का बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली लास्ट ईयर ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद भी आपने मतलब वो छोड़ा नहीं, इवन जब पैटर्न चेंज हो भी गया तो क्या हो गया कि प्रॉपर्ली डिफरेंट अप्रोच था कि मतलब पहले क्या था कि क्लैट और ईलेट मिलता जुलता था, तो आपको बस साइड में से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता था, लेकिन मोर और लेस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम थी। लेकिन इस ईयर जब नवंबर में पैटर्न चेंज हुआ तो प्रॉपर्ली दोनों के लिए एक डिफरेंट अप्रोच था, और जो स्टूडेंट का प्रॉपर्ली बेसिक्स में पकड़ है, जो प्रॉपर्ली जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है, वही स्टूडेंट, और जिसके पास प्रॉपर्ली टाइमिंग है और डिसिप्लिन है, वही इन दोनों एग्जाम को लेके साथ में चल सकता था। तो आप ईलेट और क्लैट दोनों को साथ में लेके चल रहे थे, राइट? तो ईलेट के दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब ईलेट के दिन दिमाग में क्या था? ईलेट का मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट किया था 1 वीक पहले, क्योंकि मैं क्लैट ही पर मेन फोकस कर रहा था। पर मैंने क्लैट बनाया हुआ था कि अब जैसे एक बीच में इनलेट का एग्जाम आया था, तो इनलेट के एग्जाम के बाद 2 वीक्स का टाइम था मेरे पास क्लैट में और ईलेट में। तो सो मैंने डिसाइड किया था कि पहले 1 वीक मैं क्लैट का दूंगा, और फिर उसके बाद का जो लास्ट वीक होगा मैं ईलेट का दूंगा, उसके बाद जो 1 दिन का गैप है उसमें क्लैट को मैनेज कर दूंगा। सो ईलेट में मैं कह सकता हूँ कि हेल्प किया, जो मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, पहले का जो पैटर्न था उसमें वो थोड़ा सा मदद किया, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम था इंग्लिश का था। लेकिन जब क्लैट का मैंने जो नया पैटर्न पे प्रैक्टिस किया, सो उसकी वजह से मेरा इंग्लिश भी ठीक हो गया, और सो इंग्लिश का ठीक हो जाना और ईलेट में काफ़ी मेरा मदद किया है। सो उस सब का एक मिक्सचर मैं कर सकता हूँ, और जीके जो मैंने प्रिपरेशन किया सब उन्होंने हेल्प किया ईलेट में। और ईलेट के एग्ज़ाम के दिन मैं बताऊँगा कि मैं जो घर से निकला था, तो मैं जहाँ सेंटर है मेरा, वहाँ से अराउंड 1 आवर लगता है मेरे घर से जाने में सेंटर पर। सो मैंने एक्सपेक्ट करके चला था कि 2 घंटे थोड़ा सा और पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं उस दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जाम था मतलब रोड में, बिहार के रोड पे। हाँ, बिहार के रोड पे आप जानते ही कैसा हाल है वहाँ पर। सो अराउंड 3 आवर्स लग चुके थे, मतलब एग्जाम जो 1 आवर की जर्नी थी वहाँ 3 आवर लगा। हाँ, सो मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा बचा नहीं था, और जब मैं सेंटर पहुंचा अराउंड जब एग्जाम स्टार्ट होने उससे जस्ट 5 मिनट पहले मैं सेंटर पहुंचा, पूरा एकदम थका हुआ, एकदम पूरा गर्मी से परेशान, थका हुआ पसीने से एकदम, और उससे वरी और रश के बीच में मैंने एग्जाम दे दिया था ईलेट का। और थैंक्स गॉड कि मेरा ईलेट भी हो गया उस टाइम पे। ऐसे जिस कंडीशन मैंने ईलेट दिया ना, मैंने होप सारा छोड़ दिया था कि आज ईलेट निकलेगा, लेकिन थैंक्स गॉड निकल गया वो भी। और वही सर के लोग का जो विशेष था मेरे साथ, फैमिली का विशेष,
और कर सकते हैं जो भी। और आपकी खुद की मेहनत सबने आज किया है सबका। तो यशवंत एक और चीज़ कि डेफिनेटली ये दोनों चीज़ के बारे में बता दिया। अब प्रॉपरली मुझे एक और चीज़ जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं उनको यही लगता है कि नहीं, किसी बच्चे का इंग्लिश अगर वीक है, कोई बच्चा अगर कोई अच्छे जगह से बिलोंग नहीं करता है, तो वो डिज़र्व नहीं करता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, या फिर फॉर दिस मैटर टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, जैसा कि आपके पास था ना। क्योंकि बहुत ही कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपरली चॉइस होता है कि आपको NLU दिल्ली भी मिल जाए और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी मिल जाए। और आप माने या नहीं माने, यशवंत ने इसे सच करके दिखा दिया। प्रॉपरली इन्होंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई प्रॉपरली कर लिया। अब दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अप्रोच डिफरेंट थी, मेहनत डिफरेंट थी, और ये 2 साल का प्रॉपर स्ट्रगल था जो कि इवेंचुअली इस जगह रिजल्ट किया कि आज ये ऐसे पोजीशन पे थे कि इन्हें चॉइस करना था कि इन्हें किस कॉलेज में जाना है, राइट। तो यशवंत मतलब आप क्या एक व्यूअर्स को और जितने भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर के हैं उनको आप क्या एक बताना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या ये मेंटल स्टिग्मा है या ये सच में है कि नहीं इंग्लिश अगर आपका वीक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, गेम ओवर हो गया, ना क्लैट एग्जाम ना इंग्लिश एग्जाम, कुछ भी नहीं आपके लिए? नहीं, ऐसा क्या है ये चीज? क्योंकि आपका जो रूट्स है वो प्रॉपरली एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, मतलब बताएं आप। इंग्लिश को लेकर जो स्टिग्मा बना हुआ है कि बिहारीज और यहीं के मतलब जो रूरल के स्टूडेंट्स हैं उनके जिनका बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं या फिर जिनका स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ उनका इंग्लिश वीक होगा। मैं पहले बताना चाहूँगा कि इंग्लिश वीक होना या सही होना सब खुद पर डिपेंड करता है। अगर कोई इंग्लिश में अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसने भी इंग्लिश में आज ना बहुत पहले मेहनत की होगी, आज कोई कर रहा है या फिर कोई अपने क्लास 5th या 6th में इंग्लिश में मेहनत किया, सब अपने मेहनत पर डिपेंड करता है। नथिंग कि कोई अचानक से कोई भगवान का वरदान नहीं होता कि वो आपके अंदर आ जाता है और आप इंग्लिश सीख लेते हो। सो मेरे साथ इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं इंग्लिश में मार्क्स ना आना मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। इन पैटर्न चेंज होने के बाद जो मैं कर सकता हूँ कि मैं इंग्लिश पे बहुत मेहनत की है, और इंग्लिश में मेहनत करना या कि कोई करता भी है तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसका नहीं होगा। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। सो ऐसा स्टिग्मा रखना सही नहीं है, और सब स्टूडेंट डिजर्व करते हैं, और सब मेहनत पर और डेडिकेशन पे निर्भर करता है, सब उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी हम लोग टर्म करते हैं कि एक स्टूडेंट वीक है या फिर एक स्टूडेंट स्ट्रांग है, किसी का स्ट्रेंथ है इंग्लिश, तो बस एक इवेंट है। प्रॉपरली अगर कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज़ में वीक है या स्ट्रांग है, इट्स ऑल द मैटर ऑफ ट्रेनिंग दैट यू रिसीव। अगर आप ट्रेन अच्छे से करोगे, आप प्रिपेयर अच्छे से करोगे, डेफिनेटली आप अपने वीक पॉइंट्स को आप डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रॉपरली ये आपके विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन और आपके एम्बिशन पे डिपेंड करता है कि प्रॉपरली आप अपने एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना चाहते हो। क्या आप प्रॉपरली कंप्लेन करके, वाइन करके प्रॉपरली अपने एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हो और हार मानना चाहते हो, कि यशवंत की तरह आप प्रॉपरली इसको एक चैलेंज की तरह लेके आप इस चीज़ को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो? तो यशवंत मतलब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप व्यूअर से मतलब शेयर करें कि आपके मतलब इस सक्सेस का मतलब प्रॉपरली अगर इसको हम ब्रीफली पूछें कि क्या सीक्रेट था, वो सीक्रेट सॉस क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? सो मैं जब प्रिपरेशन करता था तो 4 बात मैं याद रखता था हमेशा: फोकस, फेथ, कंसिस्टेंसी एंड मेंटरशिप। सो पहला फोकस में क्या करना है कि जब आप डिसाइड कर लिए कि क्लैट करना है तो सिर्फ क्लैट ही करना है। ऐसा कोई और ऑप्शन बना करके कि NDA देना है या फिर किसी और एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना है, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये जब रखोगे ना तो मतलब अगर हो सकता है कि क्लैट निकल जाए, लेकिन बेस्ट कभी नहीं, बेस्ट में कोई नहीं आ सकता है। बेस्ट में आने के लिए सिर्फ वही होना चाहिए। जैसे किसी से प्यार हो जाता है ना तो सिर्फ उसी का याद होता है। इसे एग्जाम भी किसी तरह से है मतलब कि उसको प्यार हो जाना चाहिए उस एग्जाम से, कि नहीं मुझे हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रीम बना लिया कि मुझे नहीं बैंगलोर ही चाहिए, तो उससे प्यार हो जाए, नहीं मुझे उसे पाकर ही रहना है। जैसे मैं लोकल लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह मैं कह सकता हूँ कि फोकस होना चाहिए सिर्फ एक ही एग्जाम पर, या फिर जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जो आपका एम है उसी पर फोकस होना चाहिए। सेकंड बात है कि फेथ। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, उनको खुद के ऊपर ही फेथ नहीं रहता कि अगर कोई उनसे बोल दे कि नहीं तुम निकाल NLSIU बैंगलोर तुम्हारे से नहीं होगा, तो वो मान बिलीव कर सकते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और खुद में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। खुद के ऊपर बहुत फेथ होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी चीज़ को कर सकता हूँ। तुम्हारा मार्क्स कितना भी आए उससे कोई डिपेंड नहीं करता। मेरा भी मॉक में जब मार्क्स था, लास्ट मॉक जब मैंने दिया था उसमें मेरा मार्क्स 75 था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को
मेरे से ज़्यादा था, 95 100 तक मार्क्स आया था। सो फिर भी मैंने खुद के ऊपर फेथ रखा कि नहीं, मैंने मेहनत की है, एक मौका मार्क्स मेरे लिए कुछ नहीं डिटरमाइन करता। फाइनली मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें जो मार्क्स मेरा आया, बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि मेरे से ज़्यादा आया मार्क्स में, सो काफ़ी डिफरेंस था उसमें रियल एग्ज़ाम में। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कंसिस्टेंसी तो चाहिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप दुनिया के मतलब किसी भी एम को पाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब क्लैट की बात आती है तो क्लैट का इतना वास्ट सिलेबस है ना कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक नीट या फिर आप किसी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें पता कि हाँ आपको इतना तक आएगा, लेकिन क्लैट में इतना वास्ट है ना कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का डेप्थ नॉलेज रखना होगा। और मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्ली कोई एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, एक सर्टेन स्किल सेट है जो आपको प्रॉपर्ली जानना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, 10 घंटा 12 घंटा पर डे, ऐसा नहीं, एक नॉर्मल 3 से 4 घंटा पर डे, लेकिन पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं सिस्टम रखना है। पर डे बिल्कुल कंसिस्टेंट रख के पढ़ाई करना है। सो और फोर्थ बात, मेंटरशिप, मेंटर्स अच्छे रखिए। हमारे पास तो मैं फॉर्चुनेट था कि विवेक सर, आयुष सर जैसे एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहे हैं, 2 साल से साथ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जब भी इनसे बात करना होता था, कुछ भी पूछना होता, सब मैं कर लेता था ईजिली। एक तरह से दोस्त हैं, कह सकते हैं दोस्त जैसे हैं मतलब। और टीचर्स का तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, बाकी दोस्त जैसे उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया हमेशा। और आप लोग को भी जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, मेंटर्स को देखिए कि जब भी मेंटर्स हो तो ऐसा नहीं कि उसको लालच हो किसी बिजनेस का, पैसे के लिए वो पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। आपको एक मेंटर रखना जरूरी है, मेंटर हर एक को रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब कभी प्रिपरेशन करते हैं ना तो हिम्मत हार जाता है कभी कभी, ऐसा टाइम आता है। इस साल तो काफ़ी आया ऐसा पोस्टपोनमेंट हुआ, लॉकडाउन हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे में मेंटर से आपकी हेल्प करते हैं, आपको उस टाइम पे मोटिवेट करते हैं, आपको हिम्मत नहीं आने, आपको जब खुद के ऊपर फेथ खत्म हो जाता है तब आप वापस याद दिलाते हैं कि आप कैसे हो, आपके स्ट्रगल्स को याद दिलाते हैं। एंड फाइनली मैं IDIA के बारे में बोलना चाहूँगा कि उनका काफ़ी बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में, और उन्होंने जितना हेल्प किया है मेरे प्रिपरेशन में, दैट इज़ जस्ट इनन्यूमरेबल। मैं बता नहीं सकता कि कितना उन्होंने हेल्प किया है मेरे लिए। सो लॉकडाउन में ऐसे ऐसे सिचुएशन बन गया था, मेरे पास रिचार्ज नहीं होता था नेट का, सो उन्होंने सब कुछ करके दिया है। और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए, टीचर्स इतने अच्छे प्रोवाइड किए, मेंटरशिप प्रोवाइड की। और कभी कभी अगर उनसे भी हेल्प लेना होता तो सजेशन लेना होता तो वो भी करते हैं वो लोग। सो IDIA काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। मैं मतलब कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में जब मैं कुछ अच्छा बन भी जाता हूँ, सो मैं भी IDIA के लिए कुछ करना चाहूँगा लाइफ में आगे चल करके। So thank you so much, Yashwant, for joining with us in this session and properly sharing all your knowledge with all the future aspirants of law entrance exams. तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्रॉपरली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी चीज़ को लेके जो आने वाले कोर्सेज हैं या किसी भी चीज़ को लेके अगर कोई भी आपको डाउट हो या प्रॉपरली अपने कैरियर के बारे में कुछ डिस्कस करना है, किस कॉलेज में जाना है, क्या रैंकिंग है, प्राइवेट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली हमारा नंबर मेंशन है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इधर टेलीग्राम हो गया, इधर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर नॉर्मली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप प्रॉपरली और फ्रैंकली हमसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।